हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये 12वीं क्लास के इतिहास बिहार बोर्ड से है और ये पाठ 14 है। इतिहास विषय का पाठ 14 और उसमें चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना। इसी से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों का ये पाठ 14 विभाजन को समझना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव इससे नहीं छूटेगा। ठीक है। पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। मुस्लिम लीग कहिए या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहिए, तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। और ढाका कहाँ है? तो ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में है। ठीक है। तो इसकी स्थापना किन लोगों ने की थी? तो दो लोगों ने मिलकर की थी। एक का नाम था नवाब सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्ला खां, और दूसरे का नाम था आगा खां। क्या नाम था? आगा खां। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में ढाका में हुई थी। और ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में। और दो लोगों ने मिलकर की थी। एक का नाम था नवाब सलीमुल्लाह खां और दूसरे का नाम था आगा खां। ठीक है। अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछे कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष इन्हीं लोगों में से कोई होंगे। और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग की संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछ दे मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष, तो से संस्थापक है तो से क्या हो जाएगा? सलीमुल्लाह खां। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो सलीमुल्लाह खां। इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है वह सन 1932 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पूना में एक जेल है, उसका नाम है यरवदा जेल। और इसी जेल में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैद किया था। तो सन 1932 में पूना के यरवदा जेल में जो है दो लोगों के बीच हुई। एक तरफ थे गांधी जी और दूसरी तरफ थे भीमराव अंबेडकर साहब। इन्हीं लोगों के बीच पूना में जो है सो 1932 में पूना समझौता हुआ था। और ये जो भारत में चुनाव होने वाले थे, उसी चुनाव में हरिजनों के आरक्षण से संबंधित बातें थी। ठीक है, कि हरिजनों को भी आरक्षण दिया जाए। और इसमें बहुत सारी बातें गांधी जी द्वारा सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही हरिजनों के आरक्षण को मान लिया गया था। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 में। कहाँ हुआ? तो पुणे के यरवदा जेल में हुआ। किन लोगों के बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट पर प्रश्न में चलते हैं कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता का नाम है चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। और ये एक स्टूडेंट था जो उस समय लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता था। और इसी ने, देखिए, जो पंजाब है भारत में अभी, तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और पंजाब को बांटा गया है। तो ये पंजाब, राजस्थान, आपको बलूचिस्तान, कश्मीर, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर उसने एक एक शब्द को जोड़कर पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। ठीक है। तो इस प्रकार पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली। और ये लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था और इसी ने ही पाकिस्तान शब्द दिया कि भारत के फलाना क्षेत्रों को काटकर पाकिस्तान बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। ठीक है। बात तब की है कि रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ था। ठीक है। और इसे काला कानून कहा जाता है। बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। क्योंकि बात वो थी कि इस समय जो है सन 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब ही कोई देश से कोई युद्ध होता है तो ऐसी परिस्थिति में देश में सैनिक शासन लागू हो जाता है, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं भटकता है, यानी कि कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं होती है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने देखा कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको दबाने के लिए जो है एक ऐसा कानून लाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस रॉलेट एक्ट को लाया।
जिसे सन 1919 का। और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर 2 साल के लिए उसे कैद किया जा सकता था, बिना कोई प्रूफ दिए, केवल शक के आधार पर 2 साल कैद कर देंगे आपको। तो इसीलिए ऐसे कानून को काला कानून कहा गया। तो जब भी प्रश्न पूछे कि किस एक्ट को काला कानून कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और इनको नेताजी भी कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि विधानसभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अंग्रेजी शब्द है और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रारूप समिति। प्रारूप। अब यहां पर प्रश्न आता है कि आखिर प्रारूप है क्या? तो भारत का जो संविधान निर्माण हुआ था, ठीक है, संविधान सभा, तो संविधान निर्माण हुआ था, तो संविधान में बहुत सारे देशों से जो है बातों को, अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान में बी आर अम्बेडकर के द्वारा लाया गया। तो जब बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो भी अच्छी अच्छी चीजें लाई गई उसको तो लिखना पड़ेगा। तो उसी को लिखने वाली बात को ही ड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, अर्थात प्रारूप समिति के? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता अर्थात फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने यह कहा था कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को छोड़कर चली जाएगी? ठीक है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, ब्रिटिश पीएम था और ये लेबर पार्टी का था। ठीक है, और इसी ने कहा था कि जून 1948 तक जो है हम लोग भारत को छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, नियमित रूप से भारत में जनगणना कब हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लॉर्ड मेयो कौन था? अंग्रेज गवर्नर जनरल था। तो इसी के शासनकाल में सन 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई। अगर ये प्रश्न पूछे कि भारत में नियमित रूप से यानी कि कंटिन्यूअस रूप से 10 वर्ष की जनगणना का आरंभ किसके शासनकाल में किया गया, तो इसका उत्तर होगा कि सन 1881 में रिपन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ से इन दोनों प्रश्नों को मैं स्टार लगा देता हूँ। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो 1881 में रिपन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही कैबिनेट मिशन योजना है जो मार्च 1946 में भारत आता है और ये संविधान सभा के निर्माण के लिए आया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। आप लोग नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, और ये अध्यक्ष हो गए। और इसके मेंबर कौन कौन थे? मेंबर अर्थात इसमें सदस्य कौन कौन थे, तो उनका नाम मैं आपको बता दूं। स्टोफोर्ड किप्स, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर, ये दोनों इसके मेंबर थे और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। फिर से आ गया कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है जो 1919 में आया था। मैं इसके बारे में बता चुका हूं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म कहाँ हुआ है, तो जीरादेई में हुआ है और सिवान जिला बिहार में पड़ता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात यहाँ पर हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। बिहार के जीरादेई सिवान में उनका जन्म हुआ था और इनको भारत रत्न की उपाधि सन 1962 में दी गई थी। और साथ ही भारतीय संविधान सभा के ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे, अर्थात
अस्थाई अध्यक्ष अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। शहीद आजम किसको कहा जाता है, तो नाम आप लोगों को याद होगा, भगत सिंह को कहा जाता है, भगत सिंह। और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, आ गया, तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है। साथ ही इनको भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। नेक्स्ट चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। ठीक है। और इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। और इसी में करो मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली। इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। करो मरो महात्मा गांधी, क्विट इंडिया तो यूसुफ मेहर अली। कब हुआ था, 1942 में। दिल्ली चलो का नारा किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन कार्यों का विरोध किया, तो लगभग जितने भी कार्यक्रम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उस सबका विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। जैसे कि पहला है असहयोग आंदोलन, जो सन 1900 असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को भारत में शुरू होती है गांधी जी के द्वारा, इसका भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है। उसके बाद जो होम रूल, उसके बाद आता है बेबेल योजना को भी इनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कौन सी योजना को, बेबेल योजना को अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। सिर्फ एक चीज का समर्थन किया, उसका नाम था होम रूल आंदोलन, जो तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। इसी को सपोर्ट किए मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं तो असहयोग आंदोलन को नकार दिए और उसके अलावा बेबेल योजना को नकार दिए, भारत छोड़ो आंदोलन को भी नकार दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के, तो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसके सदस्यों का आप नाम बताइए, तो इसके सदस्यों के नाम में हो जाएगा स्टोफोर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर, ये लोग थे। और ये किस कार्य के लिए आया था, तो भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, यहां से नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 22, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो ये समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो दिसंबर 1916 में होता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो इसके सदस्य अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने चलाया, तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया। ठीक है। और इसमें जो लोग मुस्लिम बन गए थे उनको पुनः हिंदू बनाने का कार्य किया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, बंबई में। और इन्हीं के द्वारा शुद्धि आंदोलन को चलाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 में प्रयाग में हुई थी। और MMM इससे जुड़े थे, मदन मोहन मालवीय। किसान की मांग मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम कब की, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की जो मांग है वह मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आता है कि पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब की, तो 1940 में।
और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि मारकाट मचाए ये लोग कब, तो 16 अगस्त 1946 को, कि अब हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। और ये किसने मनाया, तो मुस्लिम लीग ने मनाया। कब मनाया, तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। और पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब की, तो 1940 में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम को कब प्रस्तुत किया था, तो 1933 से लेकर 1935 के बीच में। और ये वही चौधरी रहमत अली है जो लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था, ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो इसी ने दिया, चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 1905 में। और ये किसने की, तो लॉर्ड कर्जन नाम का गवर्नर जनरल था, इसी ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। और इसी बंगाल विभाजन की घोषणा के विरुद्ध में बंगाल में और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1938 में भी बने और 1939 में भी बने। 2 बार सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो यहाँ से मैं बता दूं कि सन 1938 में जो है हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में है। और यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित किए गए पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। और सन 1939 में त्रिपुरी कहाँ है, तो जबलपुर एमपी में है। और यहाँ पर भी कांग्रेस का ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। यहीं पर विवाद हो गया, उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो WC बनर्जी ने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो पेशे से कलकत्ता के वकील थे। कहाँ के, कलकत्ता, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो बंबई में हुआ था। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। सबसे पहले होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग आ गया, इसी कारण बंबई में सन 1885 में ये होता है। और WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। यह मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, इसलिए मनाया गया कि चूंकि जब चुनाव हुए थे उस समय, तो चुनाव में सबसे ज्यादा प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बिना भारतीयों से पूछे। और अंग्रेजों ने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, उसमें जो है भारतीयों को अंग्रेजों ने शामिल कर दिया कि आप भी द्वितीय विश्व युद्ध में हैं। इसी कारण जो है कांग्रेस ने सभी अपने प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया और उसी त्यागपत्र को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया 22 दिसंबर 1939 को। तो ये प्रश्न को मैं थोड़ा सा ट्रिक में ले आता हूं कि सबसे पहले अगर पूछेगा कि मुक्ति दिवस किसने मनाया, तो मुस्लिम लीग ने कब मनाया, तो 1939 में, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान की मांग कब की, तो पाकिस्तान की मांग 1940 में की। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, दंगा फसाद, तो ये हो जाएगा 1946। तो इसको आप लोग याद रखें। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे कि मुक्ति दिवस 1939, पाकिस्तान की मांग 1940 और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 ईस्वी तक भारत को छोड़ देगा, तो 20 फरवरी 1947 को। मैं इसको स्टार लगा रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत जब आजाद हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ये भी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने के लिए किसने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया। सांप्रदायिकता का मतलब समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है तो उसको मुस्लिम से विवाद हो गया, कोई मुस्लिम है तो क्रिश्चियन से विवाद हो गया, यानी कि सिर्फ अपने संप्रदाय के लोगों को बढ़ावा देना, और उसी को कहा जाता है सांप्रदायिकता की समस्या। तो इस सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने के लिए किसने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया, तो सी राजा गोपालीचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया, ठीक है। सीधी कार्रवाई दिवस, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आप कह सकते हैं।
और ये मुस्लिम लीग ने मनाया था कब? 1946 में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, और यहां से अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इंडियन, तो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लोग फंसता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। और किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अंग्रेजी सरकार की नीतियों से दुखी होकर किसने उपवास रखने की घोषणा की थी? यानी कि हम फास्टिंग रखेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, तो वह व्यक्ति महात्मा गांधी ही हो सकते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और अगर भारतीय शब्द यहां से हटा दिया जाए और सिर्फ पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहां होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, यह आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, और ये होम रूल लीग आंदोलन भी चलाई थी। लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ कंप्लीट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, यानी कि टोटल आपको 11वीं और 12वीं की जितने भी बिहार बोर्ड से संबंधित जो परीक्षाएं हैं आर्ट्स विषय की, उसका पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय सबको कंप्लीट रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।